नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, चाइना के हाईवे पर टैंक्स घूम रहे हैं और ताइवान की ओर बढ़ रहे हैं। फाइटर जेट्स हर रोज ताइवान के एयर स्पेस में घुस रहे हैं। ऐसे समय जब अमेरिका के सीनियर लीडर्स ताइवान विजिट कर रहे हैं। अमेरिकी नेता नैन्सी पॉलिसी की ताइवान यात्रा से चीन आग बबूला है। इस कारण चीन ने ताइवान के चारों तरफ बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। चीन की कई मिसाइलों ने ताइवान के ऊपर से उड़ान भरते हुए समुद्र में अपने लक्ष्य को हिट किया है। चीन के इस मिसाइल लॉन्च का लक्ष्य ताइवान सहित अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया को धमकाना था। चीन के मुकाबले ताइवान की सैन्य शक्ति कुछ भी नहीं है। इसके बावजूद ताइवान के ऊपर चीन की धमकियों का कोई असर नहीं पड़ा और वह अपनी रक्षात्मक रणनीति को पुख्ता करने में ही जुटा है। पूरे ताइवान में लेवल 2 का अलर्ट जारी है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ताइवान के पास आखिर ऐसा क्या है जिस कारण वह चीन जैसे महाशक्तिशाली देश की परवाह नहीं करता है। जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो से अंत तक जुड़े रहें। आपको ताइवान की इस रणनीति को समझने से पहले ये समझना भी जरूरी है कि आखिर चीन और ताइवान में संघर्ष क्यों है और इसमें अमेरिका का क्या हित है और चीन का ताइवान को नियंत्रण में लेने से क्या फायदा है। दोस्तों, जब हम चीन की बात करते हैं तो इस देश का नक्शा आंखों के सामने आता है। ये है चीन, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश। लेकिन दुनिया में एक और ऐसा देश है जो खुद को असली चीन कहता है और वो है ताइवान, क्योंकि चीन की एक नहीं बल्कि दो सरकारें हैं। आइए इसकी थोड़ी हिस्ट्री जानते हैं। इतिहास देखा जाए तो इस छोटे से द्वीप को बहुत अलग अलग पार्टियों ने कंट्रोल किया है। 17वीं सदी में डच लोगों ने, फिर कुछ समय बाद चीन की चिंग डायनेस्टी ने, फिर जापान ने ताइवान को नियंत्रण किया। लेकिन 1895 से लेकर विश्व युद्ध 2 खत्म होने तक ताइवान जापान के नियंत्रण में था। आज भी ताइवान के संस्कृति में जापानी प्रभाव है। द्वितीय विश्व युद्ध में 2 लाख ताइवान के सैनिक जापान की तरफ से लड़े थे। 1945 के बाद विश्व व्यवस्था बदल गई और एक आइडियोलॉजिकल युद्ध शुरू हो गया। एक तरफ थी पश्चिमी लोकतंत्र और दूसरा पक्ष था कम्युनिस्ट यूएसएसआर। जहां दुनिया का फोकस यूएसएसआर पर था, चीन में अंदर से कम्युनिस्ट ताकतें माओ के नेतृत्व में मजबूत बन रही थीं। तब चीन में रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार थी। 1949 में चीन में एक गृह युद्ध शुरू हो गया, जहां चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई और चीन की पुरानी सरकार चीन छोड़कर ताइवान शिफ्ट हो गई। आप ट्विटर ताइवान की किसी भी आधिकारिक खाते को उठाकर देख लीजिए, वहां अंत में ROC लिखा होगा। इसका मतलब यह है कि वो ताइवान के साथ साथ ROC यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना के भी प्रतिनिधि हैं। 1928 से 1949 तक चीन का झंडा वही झंडा था जो आज ताइवान उपयोग करता है। ये झंडा जो आप देखते हैं वो चीन CCP के नियंत्रण को दर्शाता है। तकनीकी रूप से बोलें तो PRC और ROC ने कभी भी शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया ही नहीं, यानी दोनों देशों के बीच युद्ध कभी खत्म ही नहीं हुआ। ताइवान मानता है कि चीन की असली सरकार ताइवान में है, जिसका हक सिर्फ छोटे द्वीप पर नहीं बल्कि पूरे चीन पर है और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने अवैध रूप से चीन को कब्जा रखा है। वहीं दूसरी ओर चीन यानी PRC एक चीन नीति अपनाता है। PRC कहता है कि ताइवान भी चाइना का ही हिस्सा है। अगर इस समस्या का समाधान बात से नहीं हुआ तो कूटनीतिक रूप से चीन ताइवान के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। उनके लिए ताइवान उनका आंतरिक मामला है। ताइवान यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा नहीं है। दुनिया में सिर्फ ऐसे 15 देश हैं जो ताइवान को चीन से अलग एक देश मानते हैं। ज्यादातर ये सिर्फ छोटे छोटे देश हैं। यहाँ तक कि अमेरिका आधिकारिक तौर पर ताइवान को एक अलग देश नहीं मानता है, लेकिन ताइवान एक आधुनिक लोकतंत्र है जबकि चीन नहीं। अमेरिका ताइवान का एक अनऑफिशियल दोस्त बना हुआ है। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने खुद कहा है कि अगर ताइवान पर अटैक होता है तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। शीत युद्ध के दौरान ताइवान पश्चिम का एक महत्वपूर्ण सहयोगी था, लेकिन यूक्रेन भी तो दोस्त था। यूक्रेन का क्या हुआ? जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया तो पूरी दुनिया की उम्मीद यही थी कि पश्चिम यानी अमेरिका और यूरोप यूक्रेन की मदद करेंगे, लेकिन किसी भी पश्चिमी देश ने युद्ध में सक्रिय रूप से हिस्सा नहीं लिया। कारण कई सारे हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि रूस के पास परमाणु हथियार हैं। अगर अमेरिका और रूस एक दूसरे के साथ युद्ध शुरू करते हैं तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बुरा समाचार होगा, क्योंकि इसका मतलब होगा विश्व युद्ध 3। जब 2 परमाणु शक्तियां एक दूसरे से टकराते हैं तो इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि युद्ध कहां रुकेगा। यूक्रेन और रूस की स्थिति ताइवान और चीन की स्थिति से काफी मेल खाती है। रूस की तरह ही चीन भी एक परमाणु शक्ति है। यूक्रेन रूस के मुकाबले एक छोटा देश है और ताइवान चीन के मुकाबले एक छोटा देश। ये दोनों संघर्ष कई सालों से चले आ रहे हैं, लेकिन एक प्रमुख अंतर जरूर है। रूस यूक्रेन से जुड़ा हुआ है, इनकी सीमाएं जमीन पर ही हैं, जबकि ताइवान और चीन के बीच ताइवान स्ट्रेट आती है। ये एक 130 किलोमीटर चौड़ी स्ट्रेट है, यानी अगर चाइना को ताइवान पर अटैक करना है तो उसके लिए युद्ध पोत लगेंगी।
एयर स्ट्राइक्स होंगी जो और ज्यादा मुश्किल होगा। आज वेस्ट मानता है कि वेस्ट ताइवान को प्रोटेक्ट कर लेगा, लेकिन क्यों? लोकतंत्र का रखवाला होने के अलावा क्या कोई आर्थिक कारण भी है? क्या अमेरिका के कुछ हित इसमें छुपे हुए हैं? चाइना की पूरी इकोनॉमी दो चीज पर चलती है, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स। चीन दुनिया की फैक्ट्री है, आपके घर में ही देख लीजिए, ज्यादा से ज्यादा चीजें चीनी होंगी। चाइना इतनी सारी वस्तुओं का उत्पादन करता है कि उनके ही दम पर चीन 21वीं सदी का सुपर पावर बन सकता है। लेकिन एक समस्या है जो चाइना का नक्शा देखने पर साफ साफ पता चलता है। चाइना को एक्सपोर्ट्स को और बढ़ावा देने के लिए पैसिफिक ओशन में ओपन एंट्री करनी होगी और इसमें उसका रास्ता जापान, फिलीपींस, बोर्नियो और इंडोनेशिया जैसे देश रोकते हैं। इन्हें फर्स्ट आइलैंड चेन कहा जाता है। लेकिन अब ताइवान को करीब से देखें। अगर चाइना ने ताइवान में अपना मर्चेंट और मिलिट्री बेस बनाया तो चाइना आसानी से कभी भी पैसिफिक ओशन में एंट्री कर सकता है। अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पैसिफिक ओशन में अमेरिका की ओर भेज सकता है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका की रक्षा में एक बड़ा छेद होगा। इसलिए अमेरिका ये जोखिम नहीं लेना चाहता। दुनिया के सबसे उन्नत चिप्स बनाने वाली कंपनी TSMC ताइवान में है। सेमीकंडक्टर्स जो आज मोबाइल से लेकर फाइटर जेट्स तक में इस्तेमाल होते हैं, वो बनाने में ताइवान सबसे आगे है, चीन से भी आगे। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज जैसे एप्पल, इंटेल, एनवीडिया अपनी चिप्स की R&D ताइवान से करवाती हैं। ताइवान डूबना यानी अमेरिका की टेक इंडस्ट्री डूबने जैसा है और इसका प्रभाव दुनिया के हर कोने में होगा। इसलिए अमेरिका के लिए ताइवान यूक्रेन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ताइवान का GDP 786 बिलियन US है, जो कई बड़े बड़े देशों से भी कहीं ज्यादा है। यह है 21वीं सदी का सबसे मूल्यवान द्वीप और ये चीन से सिर्फ 130 किलोमीटर की दूरी पर है। नैन्सी पेलोसी 25 सालों में ताइवान का दौरा करने वाली अब तक की सबसे बड़ी अमेरिकी नेता हैं। उन्होंने खुद विजिट करके यह आश्वासन दिया है कि अमेरिका ताइवान को लोकतंत्र बरकरार रखने में हर तरह से समर्थन देगा। पेलोसी पहले से ही चीन की काफी कठोर आलोचक हैं। तनाव बढ़ रहा है और ऐसे में चीन ने पेलोसी के इस दौरे के बाद टारगेटेड सैन्य कार्रवाई की धमकी दे दी है। तो अब क्या होगा? क्या विश्व युद्ध 3 शुरू होगा? केवल समय ही बता सकता है। लेकिन आज हमने जाना कि ताइवान का इतिहास क्या है और इसमें अलग पार्टियों के क्या हित हैं। आइए अब आपको ताइवान की चीन के खिलाफ युद्ध नीति के बारे में समझाते हैं। दोस्तों, ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य ताकत के मामले में 142 देशों की लिस्ट में चीन तीसरे स्थान पर है। वहीं ताइवान उससे कहीं पीछे 21वें नंबर पर काबिज है। चीन के पास 20 लाख सैनिकों की सेना है, जबकि ताइवान के पास 1,70,000 ही सैनिक हैं। चीन की नौसेना दुनिया में सबसे बड़ी है, जबकि ताइवान उससे काफी पीछे है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन दोनों देशों की सैन्य ताकत में कितना अंतर है। ताइवान ने चीन के खिलाफ शाही जीव के जैसी रणनीति अपनाई है। शाही जीव के पीठ पर नुकीले कांटे लगे होते हैं। किसी दूसरे जीव के हमला करने के दौरान शाही अपनी सुरक्षा के लिए इन कांटों को फैला देता है। ठीक वैसे ही ताइवान ने भी अपनी सुरक्षा के लिए चौतरफा रणनीति अपनाई हुई है। ताइवान के लिए यह रणनीति इतनी कारगर है कि अगर चीन ने इसके बावजूद हमला किया तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही कारण है कि चीन सिर्फ ताइवान को हमले की धमकी देता है, लेकिन पिछले 70 साल से उसने एक बार भी सैन्य कार्रवाई करने की कोशिश नहीं की। ताइवान की रणनीति चीन को उसी के समुद्र तट पर घेरने, हमला करने और दुश्मन को परेशान करने की है। महंगे लड़ाकू विमान और पनडुब्बियों की जगह ताइवान इन हथियारों को रोकने वाले हथियारों को महत्व देता है। ताइवान के पास पैट्रियट PAC-3 एयर डिफेंस सिस्टम जैसे हथियार हैं, जो चीन की मिसाइलों के अलावा उसके लड़ाकू विमान और ड्रोन को भी मार गिरा सकते हैं। ताइवान के पास बड़ी संख्या में पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, स्ट्रिंगर और एंटी टैंक जेवलिन मिसाइल हैं। ताइवान के पास अमेरिकी हार्पून मिसाइल भी हैं, जो चीन के युद्धपोतों पर भारी पड़ सकती हैं। इसके अलावा ताइवान बड़ी संख्या में दूसरी मिसाइलों और हथियारों से लैस है। दोस्तों, अगर आपको आज ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।